हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, डिप्टी जेलर, वन रक्षक एवं जेल प्रहरी एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 03, यानी कि इसमें हम जनरल साइंस जो कि एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका आबकारी का एग्जाम हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, एमपी पुलिस हो, इन सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा कठिन अगर कुछ आता है तो वो है आपका साइंस। तो साइंस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ में जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम अभी हाल ही में एमपी में हुआ है वो है सब ग्रुप 1 का। तो सबसे लेटेस्ट कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे लेटेस्ट जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सवालों को विथ डेट के साथ में लेकर के आए हैं कि कब वो प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पुराने प्रश्नों को पढ़ने से कोई फायदा मिलने वाला अब नहीं है। जो लेटेस्ट में चल रहा है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप कवर कर सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, तो पहला प्रश्न है, तांबे को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है? एमपी पुलिस 2022 में जो सबसे लास्ट एग्जाम आपका हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। एमपी पुलिस के पूरे आंसर की हमारे पास में है। तो एमपी पुलिस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार साइंस का लेवल काफ़ी अच्छा आया है, तो उन सारे प्रश्नों को हम आपको कवर करा देंगे जब तक आपका आबकारी या फिर जेल प्रहरी या आपका वररक्षक का एग्जाम होने वाला है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि तांबे को कैसे शुद्ध करते हैं। तपाने से शुद्ध करते हैं, ऑक्सीकरण से शुद्ध करते हैं, विद्युत अपघटन से शुद्ध करते हैं, या फिर मंडल परिष्करण से शुद्ध करते हैं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर सी, यानी कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है। देखिए, तो तांबे के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। तांबा विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक होता है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर सबसे अच्छा कौन सा चालक होता है? ये दूसरे नंबर का है। तो पहले नंबर पर होता है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। दूसरे नंबर पर तांबा आता है, ठीक है। तांबे की बात करें, परमाणु संख्या आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो परमाणु संख्या तांबे की 29 होती है, याद रखना है। तांबे को विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कैथोड और एनोड द्वारा कैसे? ऐसे एक बीकर रखा रहता है, आपको याद होगा, यहाँ पर कैथोड लगा रहता है, यहाँ पर एनोड लगा रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पारे को भी शुद्ध किया जाता है। तो दोनों का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क होता है? एनटीपीसी मेंस 2022 में पूछा गया है, ठीक। जो अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके मेंस में यह प्रश्न आया था कि सिनेबार इसमें से किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, पारा का, या फिर लोहा का? चलिए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो सिनेबार है वो पारा का अयस्क होता है, ठीक है। तो पारे के बारे में हम सारी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो सिनेबार का सूत्र देख लें। तो सिनेबार का सूत्र SgS होता है, यानी HgS होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, सिनेबार यानी HgS को, ठीक है। अब पारे की बात करते हैं, तो ये पारा का एक अयस्क होता है, कौन सा? HgS जो होता है, ठीक है। चलिए पारे की बात करें, तो पारा जो है उसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। और पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है, तो वो आपका पारा होता है, ठीक है। और पारे की अधिकता की वजह से मिनी माता रोग भी हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कि मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? तो पारे की वजह से होता है। देखिए, एक ही प्रश्न में आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर कवर हो रहे हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो को लाइक करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने नोटिफिकेशन वाली घंटी दिखाई दे रही होगी, उस घंटी को भी आपको दबा देना है, जिससे कि आपके पास में जो भी जैसे हम वीडियो अपलोड करें सीधे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत आप उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी तक आपसे सेब का विटामिन पूछा जा रहा था, गाजर का पूछा जा रहा था, पपीते का नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन अब जो है आपके एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में पपीते का जो है पूछा गया था कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या फिर विटामिन के? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि आपके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पपीते में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। अब पपीते के पीले होने का रीजन क्या है? क्या रीजन है कि पपीता जो है पीला हो जाता है? तो याद रखिएगा, जैंथोफिलिस। यह प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में कि पपीते के पीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैंथोफिलस नाम का एक रंजक होता है जिसकी वजह से पपीता पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। चुकंदर का लाल होने का रीजन क्या है? तो बीटानिन नामक जो है रंजक चुकंदर में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो लाल हो जाता है। गाजर में कौन सा रंजक पाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए हम बता देते हैं, लास्ट में एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो जो गाजर है उसमें कैरोटीन नामक जो है रंजक पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और तीनों ही जो है आपके विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि
आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, आंखों से संबंधित वो रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। देखिए वैसे तो यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में पड़ गए तो आप इसका आंसर गलत लगा करके आ जाएंगे। प्रश्न को आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए, ना कि विद्युत धारा की शक्ति मापने के लिए, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, वोल्टीमीटर या फिर अमीटर। चलिए इसका आंसर देख लें, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। प्रश्न का सही आंसर डी यानी कि अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। तो सर वोल्टमीटर का यूज कहां पर करते हैं, तो देखिए विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए, एक मिनट, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्युत धारा की शक्ति को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा कितनी बह रही है तो आप एमीटर लगाएंगे, यानी विद्युत धारा की मात्रा कितनी है। अगर पूछा जा रहा है विद्युत धारा कितनी शक्ति के साथ बह रही है तो आपको वोल्टमीटर लगाना है। शब्दों पर जरूर गौर करेंगे, और ये इतना प्रेशर रहता है ना एग्जाम सेंटर में कि आपके दिमाग से ये शब्द निकल जाते हैं और आपको आता हुआ प्रश्न जो है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको रखने का एक मुख्य रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, और अगर आप देखेंगे तो एमपी के लगभग हर एग्जाम में आपको एक ना एक शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर मिल जाता है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई होती है, समय की, दूरी की, वेग की या फिर ऊर्जा की। चलिए आंसर देखें फिर आपको बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि दूरी की इकाई होती है आपकी क्या, प्रकाश वर्ष, ठीक है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई होती है। इसका उपयोग हमेशा बड़ी दूरियों जैसे कि खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे तारों और तारों के मध्य की दूरी बता रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो इसको हम प्रकाश वर्ष में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी दूरी होती है। अब देखिए इस प्रश्न को रखने का मुख्य मकसद हमारा क्या है। आपने नॉर्मलाइजेशन नामक एक शब्द तो सुना ही होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन में फर्क कहां पर पड़ता है। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हर कोई अटेम्प्ट करेगा, और हर कोई लगभग 90% जो बच्चा है वो इसको बिल्कुल सही करेगा कि भाई ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। अगर आपने भूलवश या फिर किसी गलती से इस प्रश्न को गलत कर दिया तो समझिए कि आपके नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि हर बच्चे ने इसको सही किया, आपने गलत कर दिया तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिंपल होते हैं, अगर आप उनको गलत कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला, ठीक है। इन प्रश्नों को तो गलत करना ही नहीं है, जिनको हर बच्चा सही करेगा उसको तो आपको गलत करना ही नहीं है। अगर आप उन प्रश्नों को भी गलत कर देंगे तो बहुत मतलब मुश्किल में आप पड़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन जब होता है। यही नॉर्मलाइजेशन का एक फंडा है, ठीक है। और जो कठिन प्रश्न है जिसको हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, अगर आप उसको सही कर देते हैं तो भाई आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, यानी कि अन्य लोगों की अपेक्षा नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा अगर जो कठिन प्रश्न लोग छोड़ रहे हैं और आप उसको अटेम्प्ट करके सही कर रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से आप नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्रावण करती है, यानी कि किस ग्रंथि में से इंसुलिन निकलता है। एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अग्नाशय से, थायराइड से, म्यूकस से या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि अग्नाशय नामक जो ग्रंथि होती है इसमें से इंसुलिन निकलता है। अब प्रश्न और डीपली अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि अग्नाशय में भी कहाँ से ये निकलता है, तो आपको बता दें अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो बताना है अग्नाशय जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए अग्नाशय के बीटा जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से इंसुलिन निकलता है। याद रखिएगा अग्नाशय में 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और जो बीटा कोशिका होती है उसमें से इंसुलिन नामक जो है जो ये द्रव होता है इसका स्त्रावण आपके बीटा कोशिकाओं से होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, साथ ही साथ में आपको बता दें एमपी पटवारी का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट लगभग कल हमने 7वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अपलोड किया है, जिसमें हमने मैनेजमेंट के प्रश्नों को कवर किया है। मैनेजमेंट और कंप्यूटर ये दोनों आपको प्रश्न जो है जो आपके बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न, वो आपको पटवारी वाली सीरीज में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में भी पटवारी के प्रश्न मतलब कि आपके कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे तो वहाँ से भी आप कंप्यूटर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर एक्स्ट्रा नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न आपका कंप्यूटर का आता है जो आप पटवारी वाली सीरीज से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पटवारी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप उस सीरीज को देख सकते हैं। मैनेजमेंट जो बहुत बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है, वहां पर हमने बड़ी आसानी से एमसीक्यू के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है और बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाया। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप भाषा समझ गए तो समझिए मैनेजमेंट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, और भाषा में फंस गए तो सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो जो मैनेजमेंट वाली भाषा होती है, कठिन भाषा, उसको देसी लैंग्वेज में हमने चेंज करके आपको उस प्रैक्टिस सेट में बताया है पटवारी वाली सीरीज में, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा वो प्रैक्टिस सेट, आपकी स्क्रीन पर ही वो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी एमपी पटवारी वाली, ठीक है।
चलिए देखिए, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने की वजह से थकावट आ जाती है? एमपी पुलिस में पूछा गया, 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से ऐसा एसिड है जो मांसपेशियों में जम जाता है जिसकी वजह से थकावट होने लगती है? लैक्टिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, यूरिक एसिड है या फिर पायरुविक एसिड है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपकी मांसपेशियों में जम जाता है जिसकी वजह से आपको थकावट का एहसास होता है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्र होने की वजह से थकावट का एहसास होता है। और लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या होता है? तो वो दही होता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आपको ट्रिक बता दें, अगर लैक्ट नामक शब्द कहीं पर भी आ रहा है कि लैक्ट किससे संबंधित है, तो जो दूध होता है ना, उस दूध को विज्ञान की भाषा में लैक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो लैक्ट से संबंधित कोई शब्द पूछा जाएगा तो आपको दूध दिमाग में रखना है। दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें ही लैक्ट वाले ऑप्शन को बिल्कुल मतलब वेरीफाई करेंगी। सही ऑप्शन जो आपका वो दूध ही होगा अगर लैक्ट नामक कोई भी शब्द आपके कहीं ऑप्शन में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे लैक्टोमीटर किसका है? तो दूध मापने का यंत्र होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टिक एसिड किससे बनता है? तो दही से बनता है। किससे बनती है? दूध से बनती है। तो ऐसे आप थोड़ा ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एक बैक्टीरिया के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एमपी सब ग्रुप 1 जो नवंबर 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बैक्टीरिया के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? एक, दो, कोई भी नहीं या फिर कई सारे? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि एक क्रोमोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, देखिए तो एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज की बात करें, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी और इसका नाम किसने रखा था। तो क्रोमोसोम की खोज 1875 में स्टार बर्गर ने की थी तथा 1889 में बोल्डर ने इसका नाम रखा था क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी के एग्जाम का ये फेवरेट प्रश्न है कि क्रोमोसोम को आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो क्रोमोसोम जो है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जैसे कि बहुत से बच्चों की आंख अपने पापा से मिलती रहती है, बहुत से बच्चों की नाक अपनी मम्मी से मिलती रहती है। तो ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम की वजह से होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करता है अगली पीढ़ी में। ये आपको याद रखना है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी भी नहीं लाइक किया है भाई, और अपने एक एक ग्रुप में शेयर करना है आपको, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह आपको शेयर करना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। कम व्यूज आएंगे तो हमारा मोटिवेशन कम होगा और जिसकी वजह से हम ये वीडियो सीरीज बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं अपना 2 से 3 घंटा हम अगर इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं तो कम से कम आपका इतना फर्ज तो बनता है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर लगा दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत होती है किंतु भार में उससे आधी होती है? यानी कि जो लोहे के बराबर तो मजबूत होती है लेकिन जो लोहा होता है उससे भार में आधी होती है। बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था। देखिए, प्लेटिनम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या फिर तांबा, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो टाइटेनियम नामक धातु होती है वो आपकी वजन में तो लोहे के मतलब कि आधी होती है, लेकिन अगर मजबूती की बात करें तो लोहे के बराबर होती है। तो देखिए, टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जो स्टीललेस स्टील की बनी होती है। स्टीलनेस स्टील से आपकी टाइटेनियम बनती है। ठीक है, यह इस्पात के बराबर मजबूत होती है लेकिन भार में इस्पात की आधी होती है। ठीक है ना, टाइटेनियम का अगर परमाणु भार पूछते हैं तो याद रखिएगा टाइटेनियम का सूत्र टीआई होता है, परमाणु भार इसका 22 होता है। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, डीपली प्रश्नों को हम यहाँ पर आपका कवर करा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में अर्धचालकों की कुल कितनी संख्या है? अभी तक पूछा था भाई अर्धचालक कौन सा है, तो आप बता दें सिलिकॉन अर्धचालक है। अब इस बार एमपी पुलिस 2022 से पूछा कि भाई ये बताओ आवर्त सारणी में कुल कितने अर्धचालक होते हैं। ठीक है ना, ये आवर्त सारणी से प्रश्न आपका पूछा गया है। 5 है, 6 है, 7 है या फिर कोई नहीं है, 0 है। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि कुल 7 जो अर्धचालक आपकी आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। देखिए, तो आवर्त सारणी में कुल 7 अर्धचालक पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख अर्धचालक कौन सा है? वो है आपका सिलिकॉन। ठीक है, और इस सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 14 सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है। एसआई इसका मात्रक, मतलब कि एसआई इसको दिखने में इसका जो सूत्र है वो एसआई होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम विद स्क्रीनशॉट के साथ में इस वीडियो के अंत में जो है बताया जाएगा, जो अगली वीडियो आपकी आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने घंटी वाला बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को आपको दबा लेना है। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ 2 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। सर्च करेंगे तो इसी आइकन के साथ में सक्सेस जंक्शन नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रीवियस जितनी वीडियो है उन सब की पीडीएफ जो है वहाँ पर डाल दी गई है। ठीक है,
चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कैसी लगी आपको वीडियो। एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, आंसर लिख देना है सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।